Good morning to one and all. I am Prem Kaur Patle. Today I am here along with the third part of framing the Constitution. My dear students, today we will discuss about the problem with separate electorates, as well as I am going to explain here about the issue of minorities which were discussed during the framing of Constitution. And in last we will see about the need of special resolutions which are related to reservations. ओके कि जो डिप्रेस क्लास को बिलोंग करने वाले लोग थे उनके लिए किस तरह के प्रोविजंस किए जाए ताकि वे आगे बढ़ सकें. माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन विद द प्रॉब्लम विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स. आपको ध्यानपूर्वक इस बात को समझने की कोशिश करना है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर किस तरह का डिस्कशन किया गया था. ऑन 27 अगस्त 1947, बी पोकर बहादुर फ्रॉम मद्रास made a powerful plea for continuing separate electorates. Minorities exist in all lands, argued Bahadur. They could not be whisked away. They could not be erased out of the existence. बच्चों, जो 27 अगस्त 1947 को मद्रास के बी पोकर बहादुर ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में अपनी बात रखी और उसके बारे में बड़ा ही प्रभावशाली उसने भाषण दिया. बी पोकर बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक तो सभी जगह होते हैं और उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते, है ना. इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस वी कुड नॉट बी, ओके. हम उन्हें चाहकर भी नहीं हटा सकते हैं. तो हमें ज़रूरत है एक ऐसे राजनीतिक ढांचे की जो उसके भीतर अल्पसंख्यक भी औरों के साथ सद्भाव के साथ जी सके. ऐसा एक व्यवस्था बनाने की बात उन्होंने बी पोकर बहादुर ने की थी. उन्होंने कहा कि समुदायों के बीच में मतभेद कम से कम हो. द नीड्स ऑफ टू क्रिएट अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इन विच द माइनॉरिटी कुड लिव इन हार्मनी विद अदर्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन कम्युनिटीज कुड बी मिनिमाइज्ड. उनके बीच जो भेदभाव है, मतभेद है, वो कम से कम हो, इस तरह की उन्होंने बात रखी. और इसके लिए ज़रूरी क्या किया, इसके लिए कौन सी बात ज़रूरी बतलाई. उन्होंने बतलाया कि राजनीतिक व्यवस्था में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो, उनकी आवाज़ें सुनी जाए, है ना, उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए. ही टोल्ड लाइक दिस, इफ माइनॉरिटीज वर वेल रिप्रेजेंटेड विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम, देयर वॉइस हर्ड एंड देयर व्यूज टेकन इनटू अकाउंट एंड ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स वुड एंश्योर. इन्होंने मतलब एक प्रकार से पृथक निर्वाचिका के लिए अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी थी. Only separate electorates would ensure that Muslim had a meaningful voice in the governance of the country. उन्होंने कहा कि देश के शासन में मुसलमानों की एक सार्थक हिस्सेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उन्हें एक पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता. उन्हें मतलब पृथक निर्वाचिका देनी ही चाहिए. बी पोकर बहादुर को लगता था कि मुसलमानों की ज़रूरतों को गैर मुसलमान अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं. ठीक है. बहादुर फेल्ट could not be properly understood by non-Muslims. उन्हें लगता था कि मुसलमानों की भावनाएं और उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको केवल एक मुसलमान समझ सकता है, न ही अन्य समुदाय के लोग मुसलमानों का कोई सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं. ऐसा उनका मानना था. इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के फेवर में बात कर रहे थे. दिस डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवोक्ड एंगर एंड डिसमे अमंग्स्ट मोस्ट नेशनलिस्ट. बच्चों, जब पृथक निर्वाचिका की हिमायत की गई तो इस बयान से ज़्यादातर जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो भड़क गए. और इसके बाद तो जो बहस थी वो गर्मा गर्म बहस बहुत आगे चल पड़ी और उसमें से इस मांग के खिलाफ अलग अलग तर्क दिए गए. जहाँ बी पोकर बहादुर मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात कर रहे थे तो कुछ नेशनलिस्ट ने इसके अगेंस्ट में या इसके खिलाफ कई सारे तर्क दिए. उसमें ज़्यादातर जो राष्ट्रवादी थे उन्हें लगता था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट्स की हम व्यवस्था कर दें तो ये लोगों को बांटने के लिए लोग बढ़ जाएंगे. इससे ये अंग्रेजों की एक चाल उन्हें महसूस होने लगी. मोस्ट नेशनलिस्ट saw separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people. उन्होंने कहा कि इससे लोग जो हैं वो बट जाएंगे. आर.वी. धुलेकर, बच्चों, एक बहुत ही तेज तर्रार व्यक्तित्व के धनी आर.वी. धुलेकर, उन्हें बहादुर को संबोधित करते हुए कहा
कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेल लिया है और इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें फुसला लिया है। उन्होंने ये साफ बात कही और कहा अब इस आदत को छोड़ दो, अब कोई तुम्हें बहकाने वाला नहीं है। उन्होंने कहा जो कुछ था वो अंग्रेजों ने आपस में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बंटवारा का काम किया। अब ये तो आपको बहला लिया उन्होंने, अब लेकिन अब आपको कोई ऐसा बहकाने वाला नहीं है। द इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफ गार्ड्स, आर वी धुलेकर टोल्ड टू बहादुर, and with the help of it they allured you to a long lure, give it up now, okay, now there is no one to misguide you। उन्होंने साफ बात कही। बच्चों, जो पार्टीशन के कारण जो राष्ट्रवादी नेता थे वो सेपरेट इलेक्टोरेट के जो प्रस्ताव थे उस पर और भी भड़क गए। एक तो भारत का वैसे ही विभाजन हो चुका था, अब धर्म के नाम पर या माइनॉरिटी के नाम पर फिर से हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो विभाजन किया जाना था उस पर कई सारे जो नेशनलिस्ट थे वो भड़क गए थे। पार्टीशंस हैड मेड नेशनलिस्ट फर्वेंटली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। विभाजन के कारण राष्ट्रवादी नेता पहले ही वो भड़क चुके थे कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए और उन्हें निरंतर गृह युद्ध, दंगे और हिंसा की आशंका दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि अगर धर्म के नाम पर ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की जा रही है और वो हो गया तो कहीं ना कहीं ये सिविल वॉर को, राइट्स को, वायलेंस को ये कंडक्ट कर सकता है, ये इसकी आशंकाएं उन्हें दिखाई देती थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाज अ पॉइजन दैट हैज़ एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। सरदार पटेल ने कहा कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक ऐसा पॉइजन है, एक ऐसा विष है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। और उनकी राय ये थी, उनकी राय में यह एक ऐसी मांग थी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की एक ऐसी मांग थी जिसने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया, राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े कर दी, रक्तपात को जन्म दे दिया, देश के विभाजन का कारण बना। ये सब सेपरेट इलेक्टोरेट्स के कारण। आपने देखा होगा कि इस तरह से मुस्लिम लीग ने अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड रखी थी और उसी को आधार बना करके भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। भारत का विभाजन हो गया और एक नया राष्ट्र जो है पाकिस्तान के रूप में यहाँ पर इमर्ज होता है। तो ये सरदार पटेल जी ने कहा था कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स एक विष है, पॉइजन है जो पूरी भारत की राजनीति में समा गया। एंड पटेल आल्सो टोल्ड अबाउट, डू यू वांट पीस इन दिस लैंड, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो, इफ सो डू अवे विद इट, अगर चाहते हो तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड की जा रही है उसे आप छोड़ दो। सरदार पटेल ने इस बात को लेकर के बड़े अच्छे तरीके से लोगों को अपने संबोधन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। आर.वी. धुलेकर और सरदार पटेल जी ने अपनी बातें सदन के अंदर रखी थी। काउंटरिंग द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स, गोविंद वल्लभ पंत। बेटा, गोविंद वल्लभ पंत, he declared that it was not only harmful for the nation but also for the minorities। गोविंद वल्लभ पंत ने ऐलान किया कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रस्ताव है न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी ये खतरनाक होगा। ठीक, वो बहादुर के इस विचार से सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि भाई समाज के सभी लेवल के लोग जो सभी तबके के में हैं वो कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाता है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है कि भाई वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी तबके का आदमी हो, उसमें लोग उसके प्रति आत्मविश्वास पैदा कर जाए। यही लोकतंत्र की, ये डेमोक्रेसी की जो है वो सक्सेस मानी जाएगी। बहादुर दैट द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेसी वाज टू द जज बाय द कॉन्फिडेंस इट जनरेटेड अमंग्स डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल एंड ही एग्रीड टू दैट every citizen in the free state should be treated in a manner that satisfy not only his material wants but also his spiritual sense of self-respect। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तर्क पर भी कोई आपत्ति नहीं है, पर एक मुक्त देश में प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे न केवल उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उसके स्वाभिमान का जो भाव है, आध्यात्म का भाव, स्वाभिमान के आध्यात्म का भाव, वो भी आध्यात्मिक भाव भी पैदा हो।
और ये बहुल समुदाय का यह दायित्व है। उन्होंने कहा कि जो मेजोरिटी में उनका ये दायित्व है कि माइनॉरिटी की समस्याओं को समझे, उनकी इच्छाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके एस्पिरेशंस को समझें। ठीक है। और इसके बावजूद पंथ जो थे पृथक निर्वाचिका का विरोध कर रहे थे। गोविंद वल्लभ पंत ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो मांग की जा रही थी उसका वो अपोज कर रहे थे वो। ठीक है। और उनका कहना था कि ये जो डिमांड की जा रही है ना, ये एक प्रकार की सुसाइडल डिमांड आत्मघाती मांग है जो अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी। आप धर्म के नाम पर जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करने लग जाएंगे तो ये अल्पसंख्यकों को अलग कर देगी स्थायी रूप से, उन्हें कमज़ोर बना देगी। आइसोलेट द माइनॉरिटी, मेक देम वल्नरेबल एंड डिप्राइव देम ऑफ एनी इफेक्टिव से विद इन द गवर्नमेंट। और शासन में उन्हें प्रभावी हिस्सेदारी भी नहीं मिल पाएगी। तो गोविंद वल्लभ पंत ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अगेंस्ट में कहा था। उन्होंने इस डिमांड को सुसाइडल डिमांड के तौर पर देखा था। Behind all this argument was the concern with the making of unified nation state in order to build political unity and forge a nation. Every individual had to be modeled into a citizen of the state. बच्चों जितनी भी सारी दलीलें थी इसके पीछे वो एक राज्य के निर्माण में, एक कंसोलिडेट, एक यूनिफाइड नेशन के निर्माण की चिंता के पीछे काम कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नाम पर हमारा देश बढ़ जाए। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिक के सांचे में ढालना जरूरी था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर समाहित किया जाना था। ओके, ईच स्टेट, ईच ग्रुप हैड टू बी assimilated within the nation and the constitution would grant to citizens right, but citizen had to offer their loyalty to the state. संविधान नागरिकों को अधिकार देगा परंतु नागरिकों को भी राज्य के प्रति अपनी कुछ निष्ठा का वचन लेना होगा। तो ये सब कहाँ बातें निकल कर आती है? संविधान निर्माण करते समय ये सब बातें ध्यान में लाई गई, सामने लाई गई। कम्युनिटीज could be recognized as cultural entities and assured cultural rights। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो समुदायों की जो सांस्कृतिक इकाइयाँ हैं, समुदायों को सांस्कृतिक इकाइयों के तौर पर मान्यता दी जाए और जो सांस्कृतिक अधिकार हैं, कल्चरल राइट्स हैं, वो उनके सदस्यों को या उनको प्रदान करने का आश्वासन उन्हें दिया जाए। मगर जो राजनीतिक रूप से सभी समुदायों के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्य के रूप में काम करना होगा, अन्यथा जो इसके प्रति भावनाएं हैं, निष्ठाएं हैं, वो विभाजित होती जाएगी। तो ये कल्चरल राइट्स की जो बात है वो इसके माध्यम से समझ में आती है। पॉलिटिकली मेंबर्स ऑफ ऑल कम्युनिटीज हैड टू एक्ट एज ए इक्वल मेंबर ऑफ वन स्टेट। चाहे वो किसी भी समुदाय का व्यक्ति हो, उसे इस राज्य के एक सामान्य सदस्य के तौर पर काम करना होगा। ठीक। देयर इज विद अनहोलसम and to some extent degrading habit of thinking always in term of communities and never in term of citizen, said Pant। जो मैंने आपको अभी समझाने की कोशिश किया वही बात यहाँ बतलाई गई है। और हमें याद रखना चाहिए कि महत्व केवल नागरिकों का होता है। ये गोविंद वल्लभ पंत ने अपने उद्घोषणा में और अपनी बातों के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि महत्व किसका होता है? सिटीजन्स का होता है, नागरिकों का होता है। सामाजिक जो ढांचा होता है, सामाजिक या सोशल पिरामिड जो होता है बेटा, सामाजिक पिरामिड का आधार भी और उसकी चोटी भी नागरिक ही होता है। सिटीजन्स यानी उसके जो देश के नागरिक होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अब जब बात की जाती है कि कम्युनिटी राइट्स की, सामुदायिक अधिकारों की, तो उसका महत्व भी बनाया जाना चाहिए, ज़रूरी था, उसको भी रेखांकित किया जाना था। तो उस समय भी बहुत सारे जो राष्ट्रवादी थे उनमें यह भय सिर्फ उठने लगा था कि उनकी जो विश्वास है, निष्ठाएं, कहीं वो टूटने न लग जाए। एक शक्तिशाली राष्ट्र और शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगी, ऐसा महसूस करने लगे थे जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात की जा रही थी। नॉट ऑल मुस्लिम सपोर्टेड द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। परंतु बच्चों सारे जो मुसलमान थे वो पृथक निर्वाचिका की मांग में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का सेपरेट इलेक्टोरेट्स हो। अगर हम बात करें, बेगम एजाज रसूल फॉर इंस्टेंस felt that separate electorates were self-destructive since they isolated the minorities from the majority।
उन्होंने, जो बेगम एजाज रसूल को लगता था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है एक आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि ये है अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज़ को मेजोरिटी से, ठीक है, बहुसंख्यकों से वो अलग कर देगा, वो कट जाएंगे। एंड 1949 तक बाय 1949 most Muslim members of the Constituent Assembly were agreed that separate electorates were against the interest of the minorities। 1949 तक संविधान सभा के ज़्यादातर सदस्यों को भी लगने लगा था या इस बात पे सहमत हो गए थे कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रस्ताव है वो अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ है। इसके अलावा बेटा, इसके बजाय जो है मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ताकि जो राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज़ मिल सके। दे हैड अ डिसिसिव वॉइस इन द पॉलिटिकल सिस्टम। तो इस तरह से हमने जो द प्रॉब्लम्स विद सेपरेट इलेक्टोरेट्स था, जो बी पोकर बहादुर के द्वारा उठाया गया था 27 अगस्त 1947 को, उसके बारे में लोगों के व्यूज़ हमने देखा। किस तरह से गोविंद वल्लभ पंत, आर.वी. धुलेकर, सरदार पटेल, है ना, बेगम एजाज रसूल, इनके जो थॉट्स थे वो हमने समझने की कोशिश की। नाउ वी विल डिस्कस ऑन, वी विल नीड मच मोर दैन दिस रेजोल्यूशन। अब बच्चों इसमें अब हम आगे जो है नेक्स्ट रेजोल्यूशन जो एन.जी. रंगा राव के माध्यम से आया था उसको देखने की कोशिश करते हैं। While welcoming the objectives resolution, N.G. Ranga, a socialist who had been a leader of the peasants movement, asked that, बच्चों उसने क्या आह्वान किया वो देखेंगे। The term minorities be interpreted in economic terms। उद्देश्य प्रस्ताव जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए जो पीजेंट मूवमेंट के लीडर और जो सोशलिस्ट थे एन.जी. रंगा, उन्होंने अर्ज किया, उन्होंने आह्वान किया कि जो अल्पसंख्यक है या माइनॉरिटीज़ जो टर्म है उसकी व्याख्या किस के बेस पर होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए, ठीक है। और रंगा जी, जो एन.जी. रंगा थे, उनकी नज़र में असली अल्पसंख्यक कौन थे, वो थे गरीब और दबे कुचले लोग। द रियल माइनॉरिटीज़ फॉर रंगा वर द पुअर एंड द डाउन ट्रोडन। He welcomed the legal rights the Constitution was granting to each individual but pointed to its limits। उन्होंने इस बात का भी स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ी खुशी इस पर जाहिर की, मगर उन्होंने इसकी सीमाओं को भी, इसकी लिमिट्स को, उसको भी पॉइंटेड करने की बात कही कि उनको भी चिन्हित किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि जब तक संविधान के अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास, इसका कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का, रोजगार का अधिकार आ गया है, या वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, उन्होंने कहा था कि जब तक संविधान सम्मत अधिकारों को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया जाएगा तब तक गरीबों के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अब उनके पास जीने का, पूर्ण रोजगार पाने का अधिकार आ गया है, या अब वो सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, या उनके पास कोई अन्य कोई जो फ्रीडम हो, सिटीजन फ्रीडम, नागरिक स्वतंत्रता है। और ये ज़रूरी था कि ऐसी परिस्थितियां बनाई जाए जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके, ठीक है। तो रंगा ने, एन.जी. रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की ज़रूरत है। किनको? वो दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें सहारे की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। फॉर दिस दे नीडेड प्रोटेक्शन, दे नीड प्रॉप्स, दे नीड अ लैडर। सो एन.जी. रंगा टोल्ड इन फेवर ऑफ सच टाइप ऑफ सेक्शन। बच्चों, उन्होंने माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म्स के अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करने के लिए डिमांड की थी एन.जी. रंगा। रंगा आल्सो ड्रू अटेंशन to the gulf that separated the broad masses of Indian and those claiming to speak on their behalf in the Constituent Assembly। बच्चों, एन.जी. रंगा ने आम जनता और संविधान सभा में जो उनके प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले लोग थे, उनके बीच जो मौजूद विशाल खाई थी उसकी ओर उन्होंने अपना ध्यान आकर्षित करवाया। उन्होंने कहा
हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने पूछा। हुम आर द वी सपोज टू रिप्रेजेंट, अपने देश की आम जनता का, और इसके बावजूद हम में से ज़्यादातर लोग उस जनता का हिस्सा नहीं है। जो गरीब है, दबे कुचले लोग हैं, हम उसमें से बहुत सारे लोग जो उस जनता का हिस्सा नहीं है, हम उनके हैं, उनके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जनता खुद संविधान सभा तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें कुछ समय लग सकता है, पर जब तक हम यहाँ उनके ट्रस्टी हैं, उनके हिमायती हैं, उनके पक्ष में आवाज़ उठाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। रंगा ने आदिवासियों को भी एक ऐसे समूह में गिनाया। बच्चों, उन्होंने गरीबों को गिनाया, दबे कुचले लोगों को गिनाया, उन्होंने आदिवासियों को भी एक ऐसे ही समूह में गिनाया। इस समूह के प्रतिनिधियों में जो जयपाल सिंह थे, बड़े ज़बरदस्त प्रवक्ता थे, वो भी इसमें शामिल थे। और उन्होंने उस उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए क्या कहा, देखिए, इन द वेलकमिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सिंह, जयपाल सिंह, उन्होंने क्या कहा, बेटा, एक आदिवासी होने के नाते मुझसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि मैं इस प्रस्ताव की पेचीदगियों को समझता हूँगा, जयपाल सिंह ने कहा। ठीक है, लेकिन मेरा सहज विवेक कहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति को मुक्ति के उस मार्ग पर चलना चाहिए और मिलकर लड़ना चाहिए। महोदय, अगर भारतीय जनता में ऐसा कोई समूह है जिसके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया, तो वो है मेरा समूह। वो आदिवासियों को बिलोंग करते थे। बच्चों, मेरे लोगों को पिछले 6000 साल से अपमानित किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मेरे समझ का पूरा इतिहास भारत के गैर मूल निवासियों के हाथों लगातार शोषण होता रहा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ की मेन ओरिजिन है, लेकिन हमारा देश जो है दूसरों के हाथों शोषित हो रहा है। छीना झपटी का इतिहास रहा है, जिसके बीच में जब तब विद्रोह होते रहे, अव्यवस्थाएं फैलती रही। इसके बावजूद मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों पर विश्वास करता हूँ। जयपाल सिंह जी ने कहा, मैं आप सबके इस संकल्प का विश्वास करता हूँ कि हम एक नया अध्याय रचने जा रहे हैं, स्वतंत्र भारत का एक ऐसा अध्याय जहाँ सबके पास अवसरों की समानता होगी, जहाँ किसी की उपेक्षा नहीं की जाएगी। ऐसे एक नए अध्याय की हम सोच को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जयपाल सिंह जी ने, जो आदिवासी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने अपनी बात बड़ी ज़ोरदार तरीके से सदन में रखी थी। सिंह स्पोक eloquently on the need to protect the tribes and ensure conditions that could help them come up to the level of the general population। बच्चों, सिंह ने जो आदिवासियों की सुरक्षा के लिए और उन्हें आम आबादी के स्तर पर लाने के लिए जरूरी परिस्थितियों को रचने की आवश्यकता पर भी बड़ा शानदार वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। Tribes were not a numerically minority, he argued, but they needed protection. They had been disposed of the land they had settled. उन्हें वहाँ से बेदखल कर दिया गया जहाँ वो रहते थे, उन्हें उनके जंगलों से निकाल दिया, उनके चारागाहों से वंचित कर दिया, उन्हें नए घर की तलाश में भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्हें आदिम और पिछड़ा मानते हुए शेष समाज उन्हें हिकारत की नज़र से देखने लगा। Deprived them from their forest, their pasture land, and they are moved from one place to another place for the searching of new homes. Okay, perceiving them as a primitive and backward, the rest of society had turned away from them. Okay, he made a moving plea for breaking the emotional and physical distance that separated the tribes from the rest of society. जयपाल सिंह ने आदिवासियों और जो शेष समाज के बीच जो मौजूद भावनात्मक और भौतिक फासले थे, उसको खत्म करने के लिए जज्बाती होकर के एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा, हमारा कहना है कि आपको हमारे साथ घुलना मिलना चाहिए, हम आपके साथ मेलजोल चाहते हैं। जयपाल सिंह जी ने कहा, आवर पॉइंट इज दैट यू हैव गॉट टू मिक्स विद अस, एंड सिंह वाज नॉट आस्किंग फॉर सेपरेट इलेक्टेड्स। उन्होंने कहा कि हम पृथक निर्वाचिका के हक में नहीं थे, लेकिन उनको भी लगता था कि विधायिका में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह औरों को आदिवासियों की आवाज़ सुनने और उनके पास आने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। जब उन्हें इस लेजिस्लेचर में किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह से उन्होंने ये
अपने वक्तव्य जो थे वो दिए थे। वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बच्चों, इसमें हम बात की जाए तो डिप्रेस कास्ट की बात की जा रही है। संविधान में जो डिप्रेस क्लास के अधिकारों को किस तरह से परिभाषित किया जाए उसको लेकर के अब हम इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट अम्बेडकर हैड डिमांडेड सेपरेट इलेक्टेड फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट एंड महात्मा गांधी हैड अपोज्ड इट एंड आर्ग्यूइंग दैट दिस वुड परमानेंटली सेग्रेटेड देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। बच्चों, आपको पूना पैक्ट याद आ रहा होगा। जो पूना पैक्ट था, आपने शायद क्लास 10th में और 12th में भी उसके बारे में ज़रूर सुना है। बच्चों, जब राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टेड्स की डिमांड की थी, है ना, और जिसका महात्मा गांधी जी ने यह कहते विरोध किया कि अगर ऐसा किया गया, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, ये समुदाय स्थायी रूप से जो दूसरा समाज है, शेष समाज बचा हुआ, उससे अलग हो जाएगा और संविधान सभा इस विवाद को कैसे हल कर सकती थी, है ना। तो दमित जातियों को किस तरह से उसको सुरक्षा दी जा सकती थी, इस पर बड़ा विचार किया जाने लगा। सम मेंबर्स ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट एम्फेसिस दैट द प्रॉब्लम ऑफ द अनटचेबल्स कुड नॉट बी रिजॉल्व्ड थ्रू प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड्स अलोन। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों, अछूतों की जो समस्या को केवल प्रोटेक्शन के माध्यम से, बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। उनकी देयर डिसेबिलिटी वर कॉज्ड बाय द सोशल नॉर्म्स एंड द मोरल वैल्यूज ऑफ कास्ट सोसाइटी। ये जो उनकी अपंगता के पीछे जातिगत विभाजन है, समाज के सामाजिक कायदे कानून है, नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ है, इस वजह से इनकी ये डिसेबिलिटी को समझ में आती है। और समाज ने उनकी सेवाओं और श्रम का इस्तेमाल किया है, परंतु उन्हें सामाजिक तौर पर खुद से दूर रखा है। उनसे सेवाएं ले ली, सर्विसेज ले लिया, लेकिन अगर बात की जाए सामाजिक दृष्टि से तो उन्हें उसे अलग रखा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग में रखा है। रिफ्यूजिंग टू मिक्स दैम एंड डाइन दैम with them or allow them entry into temples। उन्होंने कहा कि अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं, उन्हें मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता है। मद्रास के एक सदस्य थे जो वहाँ बैठे थे संविधान सभा में, मद्रास के सदस्य जे नागप्पा, उन्होंने कहा था हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं ना, वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफ़र नो मोर। हम कष्ट उठाते रहे लेकिन अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है। वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वी नो हाउ टू असर्ट आवर सेल्व्स। हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। यही बात जे नागप्पा जो मद्रास के थे उन्होंने रखी। नागप्पा पॉइंटेड आउट दैट न्यूमेरिकली द डिप्रेस्ड कास्ट वर नॉट माइनॉरिटी। उन्होंने, नागप्पा ने कहा कि हरिजन जो है अल्पसंख्यक नहीं है, आबादी में उनका 20 to 25% है, 20 से 25% उनकी आबादी है। और उनकी पीड़ाओं का कारण, उनकी जो परेशानियों के कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज की में व राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उन्हें एक मार्जिनलाइजेशन के तौर पर अलग रखा गया है, एक हाशिए पर रखा गया है। उसका कारण है उनकी संख्यात्मक महत्वहीन, उसका कारण यही है, क्या राजनीतिक दृष्टि से वो एक शक्तिशाली वर्ग नहीं बन पा रहा है, सामाजिक दृष्टि से उन्हें अलग कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। और दूसरी बात यह है कि वो संख्यात्मक महत्वहीनता नहीं है, संख्या की दृष्टि में वो कोई कमज़ोर नहीं है। उनके पास दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, उनके पास ना तो शिक्षा पहुंच पाती है, एंड नो शेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही शासन की हिस्सेदारी उनके हाथों में आ पाती है। ठीक है, तो सवर्ण बहुमत वाली जो संविधान सभा को संबोधित करते हुए, इसी जो संविधान सभा थी बेटा, इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा सवर्ण वर्ग को बिलोंग करने वाले लोग थे, उनको संबोधित करते हुए जो मध्य प्रांत के सेंट्रल प्रोविंसेस के जो केजे खांडेकर थे, उन्होंने कहा कि वो वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, सप्रेस्ड too much and extent that neither our minds nor our bodies and now even our hearts work, nor are we able to march forward. This is the position. हमें हजारों सालों तक दबाया गया और इस हद तक दबाया गया कि हमारा दिमाग, हमारा देह काम नहीं करती है, हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है, न ही हम अब आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं।
यही हमारी स्थिति है बच्चों। आफ्टर द पार्टीशन ऑफ वायलेंस, जो बंटवारे के समय हिंसा हुई, उसके बाद में अंबेडकर जी तक ने पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया था। उन्होंने देखा कि किस तरह सेपरेट इलेक्टोरेट्स के नाम पर एक नेशन के दो टुकड़े हो गए। उन्होंने छोड़ दिए डिमांड को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनली रिकमेंडेड दैट अनटचेबिलिटी बी एबलिश्ड। उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पृश्यता को, संविधान सभाओं में अंततः सुझाव क्या मिला कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए और निचली जातियों को, विधायिकाओं को और सरकारी नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था इससे भी सारी समस्या हल नहीं हो पाएगी। सामाजिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके ही खत्म किया जा सकता है। केवल आप इकोनॉमिक ग्रोथ करा देंगे तो उससे भी नहीं हो पाएगा। तो इन्हें सामाजिक भेदभाव को हटाना है तो ये कैसे होगा? संवैधानिक कानून पारित करके इसको खत्म किया जा सकता है। समाज की सोच में बदलाव लाना होगा और परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इन प्रावधानों का साथ में स्वागत भी किया। सोशल डिस्क्रिमिनेशन कुड नॉट बी इरेज्ड ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, देयर हैड टू बी चेंज इन द एटीट्यूड विद इन सोसाइटी। अगर हम कोई कानून बना दें तो उस कानून के आधार पर कोई विसंगति दूर हो जाए ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ज़रूरी क्या है? समाज की सोच में बदलाव लाना, तब जा कर के ही ये चीज़ें जो है फलीभूत होती है। परंतु लोकतांत्रिक जनता ने इस मामले में प्रावधानों के जो प्रावधान किए जा रहे थे बेटा, उसका उन्होंने बहुत स्वागत किया था। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।